मार्च में आप आईपीओ लाए, क्या किया पैसा सर? We are the only company in whole India who is 100% backward integrated company. एक तो ये समझना पड़ेगा स्नैक्स और डिनर या लंच में फ़र्क है। अनसेड कम्युनिकेशन है ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। आपकी ब्रांड टेक्स 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 15 रुपीज़, तो उन चीज़ों में क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है? अभी तो 5 रुपये कुछ नहीं मिलता। सो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी ब्रांड के सीईओ राज अडवाणी जी, कैसे भैया? बढ़िया। यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको भैया बुला सकता हूँ? अरे Sure. Okay. So, being a CEO of a 5,000 crore company, a lot of them aspire to be at this stage, and you have started your career being at this stage. So how does it feel being the CEO of a 5,000 crore company? First of all. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपनी मेरे पिताजी ने चालू की है, तो और 5,000 करोड़ वैल्यूएशन लॉक तो लास्ट ईयर ही हुआ है बिकॉज ऑफ द आईपीओ एंड ऑल। Right. बट सीईओ भी एक डेजिग्नेशन फॉर्मली देना पड़ता है, बट आई हैव स्टार्टेड विथ वर्किंग ऑन फील्ड लाइक फ्राइज के साथ काम किया है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, कंप्लेन मैनेजमेंट, तो वो सब प्रोसेस किया 6 साल हो गए हैं। तो उसके बाद अभी ये यहाँ पे जर्नी पहुँची है, तो स्टिल लर्निंग एंड developing myself. Right. So basically, we look this from two perspectives. एक inside perspective है and second one from outside perspective. From outside perspective, what we see is, as you know, एक दो strategies होती है. One is blue ocean strategy, other one is the red ocean strategy. Red ocean strategy में you see lot of big FMCG brands like Balaji, HUL, Nestle, BBL. So there is a lot of rat racing and killing. And one is a blue ocean strategy where you are a market leader. तो बालाजी 25 साल के एग्जिस्टेंस में अभी कौन से स्टेज में है राइट नाउ? बालाजी का तो ज़्यादा साल हो गए हमारे कंपेयर में। ओके. बालाजी का हो गया होगा हमारे से भी 10 साल पहले। और वो फर्स्ट मोवर एडवांटेज है, तो हमारे से 10 साल पुरानी कंपनी है, केसरिच कंपनी है, तो वो हमारे आगे चलते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं। अच्छा. और जहाँ पे फिर प्रोडक्ट सेम है, एरिया सेम है, स्ट्रेटेजी सेम है, तो आगे जाके तो वो हमारे से 10 स्टेट आगे है और हम अभी और स्टेट जुड़ना अभी बाकी है हमारे कंपनी में। सो द रीज़न मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा, बिकॉज वेन एवर वी हियर द नेम ऑफ गोपाल, वी लार्जली सी कि गोपाल टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है. एंड व्हेन वी सी बालाजी, वी सी कि अर्बन प्लेसेस में देयर इज ह्यूज सप्लाई ऑफ बालाजी वेफर्स. तो डू यू सी योर सेल्फ एज ए कॉम्पिटिटर, या फिर हाउ डू यू सी अदर ब्रांड्स एंड बालाजी टू एज बीइंग द सीईओ? बालाजी होम ग्रोन ब्रांड है लाइक अस, और उनका स्पेशलाइजेशन चिप्स में है. Okay. वैसे हमारा स्पेशलाइजेशन नमकीन में है, गाठिया में है. और यस, मार्केट एक है, वी बोथ प्लेज इन सेम मार्केट. आई थिंक वी शेयर अराउंड मोर देन 5 lakh retailers where we also sell our products, where they also share their products. But you are right that our hold in rural segment is much stronger compared to Balaji, where they are a little bit stronger in the urban area. But we also there in urban. It's not like we are not there in urban, but the ratios are different. Right. If you compare to the market segment, it's different. But yes, we have same retailers, almost same products, just the beginning is different. क्या बातें होती है उनके मैनेजमेंट के साथ आपकी? वो हमारा तो काफ़ी मिलना जुलना रहता है, वैसा नहीं कि कंपटीशन है तो हम मिलते नहीं है, वैसा है. केयूर भाई है, उससे काफ़ी हमारे अच्छे रिलेशन है. पापा के रिलेशन चंदू भाई से अच्छे है.
और आना जाना भी रहता है, फंक्शंस में रहता है, वो भी हमारे फैक्ट्री पे आते हैं, हम भी वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसा सच कुछ नहीं है एज अ कॉम्पिटिटर। अच्छा, ओके। कमिंग बैक टू गोपाल, कैसे बिल्ड हुई 25 साल में इतनी बड़ी कंपनी? बड़ी कंपनी बिल्ड होना एक, देर इज़ नो फॉर्मूला। हम्म, उसमें क्या होता है कि देर इज़ अ लक ऑल्सो, देर इज़ अ Okay. मेहनत ऑल्सो, लाइक तो ये सब करके यहाँ पे पहुँचे। लेकिन पापा का ये कहना है कि कोई भी धंधा चालू करो तो पहले प्रॉफिट का मत सोचो। आजकल की यंग जनरेशन सोचती है कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मैं कैसे धंधा करूँ। तो हमने 15 साल पैसा नहीं कमाए ये धंधे से। तो पैसा नहीं मिलना चाहिए, टर्नओवर मिलना चाहिए। टर्नओवर जितना बड़ा हो उतना बड़ा करो, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़े तो वो करो, लेकिन धंधा होगा तो प्रॉफिट आएगा, धंधा नहीं है तो प्रॉफिट नहीं आएगा। राइट। तो आई थिंक वही फिलोसॉफी कोई भी नए बिजनेस को होनी चाहिए, तब जाके 25 साल में कोई लेगेसी बन पाएगी। श्योर नहीं है कि कौन से लेवल पे जाएगी, लेकिन फॉर श्योर कि अच्छे लेवल पे जाएगी। राइट। आपने अभी लक की बात की, कितना इम्पोर्टेंट है टू बी लकी कंपेयर टू बीइंग हार्ड वर्किंग? लक तभी शाइन करेगा अगर हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क तो पहले चाहिए। राइट। हार्ड वर्क होगा उसके बाद लक की पॉसिबिलिटी डिसाइड होती है कि किसी का नसीब अच्छा है तो उसको अच्छा बिजनेस मिलेगा, किसी का बिजनेस कम मिल सकता है, लेकिन लक बाद में ही अनलॉक होगा, पहले हार्ड वर्क अनलॉक होगा। सही बात है। सो वी हैव सीन दैट गोपाल स्नैक्स में वो छोटा सा बच्चा, वो वेयरिंग ए येलो टी शर्ट एंड हाफ अ टंग आउट, वो क्या बताता है आपकी ब्रांड के बारे में? जब ये लोगो बना था तब तो ब्रांड बहुत छोटा था, हम घर से ही बनाते थे एंड वी डिडंट थॉट अबाउट के क्या लॉजिक है, बट एक अच्छा बच्चा जो उसको टेस्टी लग रहा है प्रोडक्ट खाने के बाद, वही सिंबल है, और कोई डीप थॉट इसके पीछे नहीं है। बट वो बहुत वो क्यूट सी फीलिंग देता है सीइंग दैट लोगो एंड इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ देम बिकॉज दैट वन इज़ वेरी यूनिक लोगो, लाइक वो अमूल में जो छोटी सी बच्ची है, तो वी कैन रेजोनेट विथ, एंड वो थोड़ा पर्सनली कनेक्ट भी होता है, एंड इट ऑल्सो सेज अ लॉट मोर अबाउट द टेस्ट विच गोपाल नमकीन एंड ऑल द स्नैक्स, वेरियस packets and various products provide to us, right? So basically you had started with Gathia. From Gathia, how did you add on 80 products? And 80 products तो है ही है आपके पोर्टफोलियो में, बट यू हैव ऑल्सो गॉन बियॉन्ड इंडिया, UAE, US, UK। कैसे आपने सप्लाई चेन कैसे मजबूत की आपकी कंपनी की? तो कोई ब्रांड का सक्सेस एक प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ उसका कस्टमर सपोर्ट। तो जब भी हमने ब्रांड चालू किया, कंपनी का चालू किया, तो उसके बाद हमने पैरेलली डिस्ट्रीब्यूशन ही भी उतना स्ट्रॉन्ग किया इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरिया डिवाइड होता है, समझो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो कैसे माल देने जाते रिटेलर को, उनका सिस्टम कैसा है, तो हम वहाँ पे भी जाते। हमारा लॉजिक ये है कि जब कस्टमर ने प्रोडक्ट खा लिया और जब दूसरी बार आते तब हम उसको सेल्स गिनते। नॉर्मली कंपनी क्या सेल्स गिनती है कि उसका गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूटर तक चला गया, सेल्स हो गया, अभी उसका हेडेक है। हम वहाँ तक देखते कि कब कस्टमर वापस लेने को आएगा, अगर नहीं लेने को आया मतलब सेल्स नहीं है। तो ये हमने डेवलप किया है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कस्टमर रिलेशनशिप हम ट्रैक करते हैं कि भाई रिटेलर के साथ कैसे रिलेशन है, रिटेलर का है वहाँ पे सर्विस कैसा है उनका। तो प्रोडक्ट अच्छा देने से भी काम नहीं बनेगा, ये भी होना चाहिए, और वो भी आगे उसके कस्टमर को फीड करे, उसके कस्टमर को इंसिस्ट करे कि ये प्रोडक्ट लो, ये अच्छा है। You go deep inside the process
till the product doesn't reach the end consumer. Repeat demand. Repeat demand. Till repeat demand. Till repeat demand. Yes. Okay. So one more step than merely selling to the end consumer. Yes, yes. अच्छा. आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि वो पूछते हैं कि इसमें से आपके रिपीट कस्टमर के रेशियो कितना है. मतलब एक बार बेचा है वैसे कितने हैं और जो बार बार आ रहे हुए उसका रेशियो कितना है. तो इट्स वेरी क्रिटिकल कि कोई भी बिजनेस में वो बंदा बार बार आपके पास आए. हाउ डू यू एंश्योर दैट कस्टमर रिपीट करे आपकी ब्रांड? फॉर एन एग्जांपल, हम नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाता है, फिर समझो कि उसका पहले महीने का धंधा 5 लाख का है. उसके बाद हम पूछते हैं क्या आ रहा है, तो बोलता है रिटेलर मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा मांग रहा है, कौन सी प्रोडक्ट कम मांग रहा है. तो ज़्यादा मांग रहा होगा तो दूसरी बार मंगाएगा हमसे, वो हमसे दूसरी बार तभी मंगाए जब रिटेलर उसके पास से मांग रहा है, और रिटेलर तभी मंगाएगा जब कस्टमर मांग रहा है. तो ये फिलोसॉफी हम ट्रैक करते हैं. इसमें मैथ्स है काफ़ी कुछ कि भाई आप कैसे भाई कोई भी सेल्स एनालिसिस करो. तो बेसिकली आपको डीप डाइव नहीं होगा ये, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कस्टमर ने बेचा है या डंपिंग करके दूसरे एरिया में माल डाल दिया. नॉर्मली एफएमसीजी में बहुत होता है कि बेचा है आपने अहमदाबाद में, माल जा रहा है राजकोट. अच्छा. अहमदाबाद में बिक ही नहीं रहा है. ओके. तो ये फैक्टर भी होते हैं. तो इसलिए हमारे खुद के एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं कि वो सेकेंडरी भी, प्राइमरी तो हमारे एप्लीकेशन पे होता ही है, सेकेंडरी भी हमारे एप्लीकेशन पे होता है. तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये 10 बॉक्स हमने इसको दिए और उसने आगे ये प्रोडक्ट वही रिटेलर में दिए. एज वी नो FMCG बहुत ही टाइट मार्जिन वाला बिजनेस है. यू कांट गेट मार्जिन्स अबाउट 10%, 12%, 15%, राइट. तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप रखते हो फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम? सी ये बिज़नेस के 30 साल हुए. तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर में इन्वेस्ट किया है. हमारे गुजरात में 300 डिस्ट्रीब्यूटर है. तो उसमें से 200 से ज़्यादा ऐसे हैं जो हमारे साथ 5 साल से पहले के जुड़े हुए. तो कोई 8 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल और कोई 25 साल पहले के भी है डिस्ट्रीब्यूटर. तो हमने धीरे धीरे जब स्टार्टिंग किया था तब वो डिस्ट्रीब्यूटर में इन्वेस्ट किया था, वैसा प्रोडक्ट दिया था, वैसा सर्विस दिया था उनको, मार्केट में उनको बेचने में सपोर्ट किया था. तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ही वेल विशर बने हैं. अभी उसके पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, पूछता है कि कैसा काम है इसका, तो बोलेगा नहीं कंपनी अच्छा है, सपोर्ट करती है, ये है वो है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते. सेम केस होता है गुजरात के बाहर कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को समझो कि पहले ROI नहीं बैठता है उसका, तो हम उसको सपोर्ट करते, चलो मैं तेरे को थोड़ा इंसेंटिवाइज करूँगा, तेरे बंदे का आधा सैलरी दूंगा. तो वो सब हम उसको बिजनेस डेवलप करने की जो भी चीज़ है उसमें मदद करते. You first need to invest पहले in distributors. वो तो सब में होता है. Okay. So basically your majority of your market is in Gujarat, right? 60%, 70%. 60 to 70%. Yes. Okay. So गुजरात में काम करने का मज़ा आता है या फिर बाहर सप्लाई करने में? नहीं, दोनों उसकी जगह पे अच्छा है. गुजरात में बीइंग 25-30 ईयर्स ओल्ड ब्रांड, तो लीवरेज मिलता है ब्रांड वैल्यू का. बाहर ऐसा है कि नया ब्रांड आता है तो लोग जज नहीं करते. गुजरात में लोग जज करते कि ये ब्रांड का यही चलता है तो यही लूँगा. बाहर वैसा नहीं, उसको वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा मिलता है, वो ले लेता है. ब्रांड लॉयल्टी. तो ब्रांड को एंट्री इजी है क्योंकि हम पुराना ब्रांड है. इधर हमारा गुजरात में बिजनेस है तो हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे स्टेट में. तो वहाँ पे क्या है कि कोई जज नहीं करता है कि यहाँ पे यही ब्रांड चलता है, वही ब्रांड चलता है. तो हमारे पास 100 प्रोडक्ट है आज की तारीख में, तो 100 में से कोई 10 प्रोडक्ट क्लिक हो जाता है तो हमको एंट्री मिल जाता है. उसके बाद हम दूसरे प्रोडक्ट उसके पीछे पीछे एंटर करवा सकते हैं मार्केट में. राइट. सो गुजरात में यू आर फ्रॉम 25 ईयर्स, 25-30 ईयर्स, राइट. गुजरात में एक माइंडसेट है लोगों का कि उनका एक जो टेस्ट सेट हो गया तो वो फिर 19-20 भी उसमें नहीं चलाते हैं. वो उनको टेस्ट चाहिए ही होता है. तो इतने सालों से वो टेस्ट
वो क्वालिटी वो मेंटेन कैसे रख सकते हैं आप लोग? इंडिया का सबसे बड़ा गाठिया ब्रांड है भोपाल, और उसका रीज़न ही यही है कि हमारा एक्सपर्टीज़ प्रोडक्ट में है। पापा ने गाठिया हाथ से बनाना चालू किया है तो उनको मालूम है कि क्या कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इसमें कितना लगेगा, क्या प्रोडक्ट वर्क नहीं करेगा, क्या मशीन में वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। तो यही हमने R&D किया है इतने सालों में कि जो हाथ से बनता है प्रोडक्ट वैसा ही सेम टेस्ट मशीन में बने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो ये हमने किया है, इसलिए इसका कंसिस्टेंसी मिलता है। तो हमारा प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी है, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है और टेस्ट अच्छा है। तो ये सब फैक्टर हम दे पाते हैं, इसलिए ये चल रहा है। इसमें से कोई भी एक बैलेंस से आउट होता है तो देयर इज एन इश्यू। राइट, विच इज़ योर लोएस्ट MRP प्रोडक्ट? देयर इज़ नो एनी लोएस्ट MRP प्रोडक्ट, बिकॉज हम 5 रुपये, 10 रुपये, फिर 250 ग्राम, 500 ग्राम ये करते हैं। तो इसमें कोई यूनिट कॉस्ट नहीं है। यूनिट कॉस्ट किस में होता है? गाड़ियों में होता है कि उसमें सबसे सस्ता कौन है। इसमें तो क्या 5 रुपये, इसमें ग्रामेज वेरिएशन होता है। किसी में 18 ग्राम होता है तो किसी में 25 ग्राम होता है। ओके, ₹5 फिक्स है, बिकॉज ₹5 is fixed. वी डील इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे 6 रुपये नहीं चलता है, 4 रुपये नहीं चलता है। तो 5 फिक्स रखना पड़ता है, उसके अंदर आप जो भी प्ले करना है करो। फिर कैसे बेच सकते हो 5 रुपये में कुछ भी? अभी तो 5 रुपये में कुछ नहीं मिलता। तो देखो इसमें क्या है, इतने साल में इन्वेस्ट किया है। वी आर द ओनली कंपनी इन होल इंडिया हु इज 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड? यस। थोड़ा डीप डाइव कर तो सकते हैं बैकवर्ड इसमें? इंटीग्रेटेड क्या है कि प्रोडक्ट नमकीन बनता है तो उसमें मसाले लगते हैं, बेसन लगता है, कोई मशीन में बनता होगा, कोई ट्रक में ट्रांसपोर्ट होता होगा, तो सब हमारा इन हाउस है फैसिलिटी। इन अदर केस की दूसरी ब्रांड को बेसन चाहिए नमकीन बनाने के लिए तो बेसन दूसरी कंपनी से लेते, मसाले दूसरी कंपनी से लेते, ट्रक है तो वो वेयर हाउस ट्रक दूसरे कंपनी का, मतलब लॉजिस्टिक वाले का लेते। हमारे केस में ये सब हमारा खुद का है। तो ये हमारा खुद का रहने से क्या होता है कि एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। हमको स्टॉक ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है। हम फार्मर से डायरेक्ट मटेरियल ले सकते हैं। तो छोटे छोटे हैं, बूंद बूंद से सरोवर भरते हैं, लेकिन वो बूंद बूंद इकट्ठा होके इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है। यही चीज़ छोटे वॉल्यूम में पॉसिबल नहीं है और वायबल भी नहीं है। तो ये वॉल्यूम में आने के बाद कोई कर सकता है, और उसमें भी बहुत डर्टी प्रोसेस है। मतलब आपको छोटा छोटा काम बहुत करना पड़ता है, एक एक फार्मर से बात करना पड़ता है। तो ये कोई झंझट पालना नहीं चाहता है। इसमें झंझट भी है। ट्रक आप खुद के रखोगे तो ड्राइवर को पालना पड़ेगा 300। तो 300 ड्राइवर पालना एक भी नहीं संभाल सकता कोई, तो 300 तो कैसे? 300 तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और हमने जब एक ट्रक था तभी से यही चालू किया था कि भाई हम खुद ट्रक हमारा रखते हैं, उसका मेंटेनेंस, क्योंकि हम टीम वैसे ही रखी है कि जो ट्रक भी मेंटेन कर सकती है, मशीन भी कर सकती है। क्योंकि हम कैश रिच नहीं थे, लोन से सब किया था। तो पैसे नहीं होते कोई भी बड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर करने का, तो बचा है, सेविंग वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की है। तो यही स्ट्रेटेजी से ये एबिलिटी भी आ गई है। डू यू एंश्योर क्वालिटी इन दिस? मतलब वी हैव सीन अदर ब्रांड्स जो 50 रुपये 100 रुपये भी लेती है फॉर द सेम पैकेट, और आपकी ब्रांड टेक्स 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 15 रुपीज़। तो उन चीज़ों में क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है? क्वालिटी सबसे पहले मेंटेन होने का रीज़न होता है वॉल्यूम। आज हम 400 टन स्नैक्स एक दिन में बनाते, तो 400 टन्स इन अ सिंगल डे। ओके। तो 400 टन जब नमकीन बनता है तो काफ़ी कॉस्टिंग नीचे आ जाती है। इट्स वेरी मच लाइक चाइना। राइट। चाइना कोई प्रोडक्ट बनाती तो हम इंडियंस क्यों बीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो 1 लाख क्वांटिटी से चालू होती है, फिर करोड़ों में जाती है, और हमारा पीक वॉल्यूम ही 20,000 होता है। तो अभी 1 लाख का रॉ मटेरियल बाई करते हैं तो उसमें उसको बेनिफिट मिलता है। उनके मशीन्स 100% एफिशिएंसी पे चलते हैं,
उनका मैन पावर कॉस्ट मिनिमम है, वो ऑटोमाइजेशन सब कर सकता है इन हाउस। तो ये सब चीज़ वॉल्यूम के साथ आती है और कॉस्टिंग के साथ आती है। समझो कि हमने ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम बनाया इन हाउस। नॉर्मली आप वर्ल्ड की कोई स्नैक्स कंपनी में नहीं देखोगे जो कंपनी खुद स्टोरेज सिस्टम बनाती हो। तो ये पूरा प्लांट 35 करोड़ का आता है जो हमने खुद 5 करोड़ में बनाया। और पूरा फिजिक्स ही अलग है। नॉर्मली पैलेटाइज करके प्रोडक्ट स्टोर होता है, हमारा कन्वेयर बेल्ट पे पूरी प्रोडक्ट स्टोर है। तो ये सब स्ट्रेटेजी, ये सब नया इनोवेशन बहुत करना पड़ता है, तब जाके कॉस्ट बचती है। तो ये नॉर्मली केस में क्या होता है, सप्लायर से आप लेते हो कोई भी चीज़, समझो स्टोरेज का मशीन लिया है तो वो सब उसको कॉस्ट बचते है तो खुद रखता है ना, अपने को थोड़ी ना देता है। राइट। ये केस में हम R&D करते तो कॉस्ट बचता है तो हम खुद रखते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर है, मोर देन 1000 फैक्टर होंगे जो ये सब चीज़ छोटी छोटी, ये 5 रुपये का पैकेट कैसे पोसाता है, उसका आंसर है, कोई एक आंसर नहीं। बट इसमें R&D करने में खर्चा भी बहुत होता है। एंड एज यू सेड कि आपने डेट पहले बहुत उठाई थी व्हेन यू स्टार्टेड द कंपनी, एंड राइट नाउ अभी गोपाल स्नैक्स इज अराउंड 0 डेट। सही है ये बात? ट्रू। तो फ्रॉम लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेट से 0 डेट, वो पूरी जर्नी में अप डाउन्स आपके कैसे रहे? हाउ डू यू व्यू योर एंटायर जर्नी एंड हाउ कैन अ न्यू कंपनी who is growing right now can shift from debt heavy company to zero debt company? अगेन इसमें क्या था कि हमारा 2 साल पहले मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो सेल्स जो देखते थे वो कम्प्लीटली अलग टीम देखती थी और ऑपरेशन अलग टीम देख रही थी। तो उनका कहना ये था कि 5 ग्राम ज़्यादा रखेंगे तो ही हम मार्केट में टिक पाएंगे। तो 5 ग्राम 50 ग्राम में 5 ग्राम यानी 10% हुआ। राइट। अब 25 ग्राम में 5% यानी 20% हुआ। तो 20% ज़्यादा देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 5 ग्राम अगर हाथ में लेंगे 25 में 5 ग्राम तो दिखता नहीं है लोगों को, और 50 में लोगों को दिखता है। अभी समझो वही मैं 10% कर दिया, 25 का 10% यानी 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम तो नहीं दिखेगा। और 5 ग्राम यानी 20% कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं होता है, आपको भी मालूम है। राइट। तो हमने क्या किया कि कंपटीशन जो है मार्केट में उसको मैच कर दिया। अभी तक क्या था, 5 ग्राम ज़्यादा दिलवाते थे, वो भी मार्केट लीडर जो हम जिस प्रोडक्ट में है उसमें। तो समझो आप कोई भी ब्रांड पकड़ लो, टीवी पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, तो गाड़ी में कोई भी ब्रांड है वो उसका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ना डिस्काउंट होता है कभी भी, ना उसके ऊपर कोई स्कीम होता है, कुछ नहीं होता है। जो कम चलता है या उसको कंपटीशन में डालना है वो प्रोडक्ट उसमें रहेगा। तो हमारे केस में क्या था कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिलवाती थी टीम, तो फिर हमने वो मैच किया 2-3 साल पहले कोरोना में। उसके बाद क्या हुआ कि जो आउटफ्लो हो रहा था, जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा का आउटफ्लो हो रहा था, जो 20%, वो बचने लगा। अभी 70-70%, 1 करोड़ पैकेट रोज बनते, उसमें से 70% मतलब 70 लाख पैकेट 5 वाले थे। अभी उसमें सब में 20% एक्स्ट्रा देना कॉम्पिटिटर की कंपेयर में, जिसमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमने वो बेसिकली बंद किया। उससे ये रिफ्लेक्शन आया जब हमारे पास मैनेजमेंट आया। उसके बाद अपने मार्च में आप IPO लाए जी। क्या किया इन पैसा से? जो पुराना डेट था, लोन लिया था बेसिकली, कि हमारे फैमिली स्प्लिट में लोन लिया था 500+ करोड़ का, तो वो लोन का पैसा उसमें हमने IPO से लेके दिया। कंपनी के सरित था, आपने बोला कि कंपनी में पैसे की ज़रूरत नहीं, तो कंपनी में वैसे भी नहीं ज़रूरत थी। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, उसमें बहुत जगह है अभी बढ़ाने का, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं था सच, तो लिया नहीं। अच्छा, तो you brought the IPO for this reason only? Yes. Okay, right. So basically when I was viewing your products, तो every पैकेट नमकीन्स में या स्नैक्स में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है इन
in the ingredients list, that is palm oil. ओके तो palm oil, as everyone knows कि palm oil में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो क्या एक कुछ भी गोपाल का एक पैकेट मान लीजिए गाठिया का, या कुछ भी वेस्टर्न स्नैक्स, एनी ऑफ चिप्स हो गया, तो वो क्या हम हर रोज़ खा सकते हैं? अच्छा है हेल्थ के लिए? एक तो ये समझना पड़ेगा स्नैक्स और डिनर या लंच में फ़र्क है। तो काफ़ी लोग इसको एज अ डिनर या लंच खाते, मतलब उतनी क्वांटिटी में खाते, तो उतनी क्वांटिटी में आप कुछ भी खाएंगे तो इट्स नॉट गुड। दूसरा, पाम ऑयल में पैकेट फूड में ना ऑल्टरनेटिव है ही नहीं देखने जाए तो। कोई बोलता है कि पाम ऑयल का ऑल्टरनेटिव राइस ब्रान ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो पहले तो लोगों ने समझाने कि वो राइस ब्रान ऑयल कैसे बनता है, सनफ्लावर ऑयल कैसे बनता है। सबका प्रोसेस सेम है, क्योंकि इस राइस ब्रान बनता है राइस के छिलके में से। तो आप वो तो नहीं खा सकते। सनफ्लावर कभी खाया नहीं है किसी ने, न कॉटन सीड किसी ने डायरेक्ट खाया है। तो जो प्रोडक्ट का डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर सकते तो सबको रिफाइन करना पड़ता है। तो रिफाइन की प्रोसेस सनफ्लावर की, राइस ब्रान की, पाम की एक ही है, सबका प्रोसेस। तो एंड में सब तेल एक ही जैसे हो जाते हैं। जिसका डायरेक्ट कंजप्शन है, हाँ मूंगफली का खाओगे तो वो अलग है, तिल का खाओगे तो अलग है, लेकिन उसका सेल्फ लाइफ नहीं मिलता। तो ये फैक्टर है थोड़ा, इसमें देखना पड़ेगा कस्टमर को भी। ये तो क्या है कि पाम को एक बोल दिया कि नहीं पाम नहीं खाना चाहिए, उसमें ये होता है, लेकिन जो अल्टरनेटिव दूसरी ब्रांड्स दे रही है उसको स्टडी भी करना ज़रूरी है कि वो कितना इफेक्ट होता है। जितना मैंने समझा है तो ये सनफ्लावर ऑयल और ये जो है वो सेम है, अलग नहीं है। बिकॉज सनफ्लावर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो। कोई किसी ने नहीं सुना है कि सनफ्लावर डायरेक्ट खाया, तो वो एडिबल नहीं है। कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड डायरेक्ट नहीं खा सकते, वो एडिबल नहीं है, तो उसको एडिबल बनाया गया है इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद होता है कंजप्शन। तो अभी आप कितना खाते हो, ये प्रोडक्ट आप 25 ग्राम खाते हो 2 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिन में 50, 70, 80 ग्राम खा लिया तो वो तो अपने हिस्ट्री में भी बताया, आयुर्वेद में बताया कि अति की गति नहीं है। आप कुछ भी ज़्यादा कंज्यूम करोगे सामने तो यही प्रॉब्लम होने वाला है। आप चिली, सिर्फ चिली खा लो उतना, आपको जलन हो जाएगी पेट में। आप गुड़ खा लो उतना। तो कोई भी चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, वही मैं समझता हूँ। तो आप स्नैक्स कंज्यूम करो, बैलेंस में करो। आप एज अ मील मत खाओ, वो मील नहीं है। काफ़ी लोग इतना स्नैक्स खा लेते कि वो मतलब खाना खा लिया उतना खा लेते, तो वो अच्छा नहीं। बिकॉज हमारी जनरेशन में तो व्हेनेवर वी गेट एंग्री कि अगर बाहर भी जाए और कुछ भी 10 या 15 या 20 रुपये का पैकेट उठा ले, तो वी डोंट सी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है एंड हमारे हेल्थ के लिए वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। तो डू यू हैव एनी प्रोडक्ट जो बहुत ही हेल्दी हो फॉर ईच एंड एवरी कंज्यूमर एज ग्रुप? देखो, हेल्दी का लॉजिक सबका अलग है। समझो किसी को थोड़ा भी मीठा नहीं खा सकते, किसी को रोज़ 2 लड्डू खाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो खुद को क्या सूट करता है वो देखना पड़ेगा। तो वो देखने के बाद हमारे प्रोडक्ट में तेल कम प्रोडक्ट है रोस्टेड में। तो सेव मुरमुरा हो गया, उसमें रोस्टिंग है, हल्दी वाला, उसमें तेल कम है। अगर तेल से प्रॉब्लम है तो रोस्टेड खाओ, अगर मसाले से प्रॉब्लम है तो थोड़ा फीका खाओ। तो वो तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है उसके मुताबिक मेरे को चूज़ करना पड़ेगा। कोई ब्रांड ऐसा नहीं बोलेगी। समझो कि हेल्दी प्रोडक्ट कोई कंपनी ने लॉन्च किया है, आप वही प्रोडक्ट रोज़ कंजप्शन करो तो कुछ 1 महीने के बाद प्रॉब्लम होगा। सो इट्स हेल्दी, उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ हेल्दी है, लेकिन वो आपको कितने सूट करते हैं। आई थिंक वो एस्पेक्ट ज़्यादा देखना पड़ेगा। पहले खुद का, मेरे को मीठे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुबले पतले हो, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो आपने सेम स्वीट खाया तो आपको इफेक्ट करेगा, मेरे को नहीं करेगा। दूसरा, मेरे को कोलेस्ट्रॉल है तो सेम प्रोडक्ट आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, मेरे को ज़्यादा करेगा। तो
तो ये पूरा इंडिविजुअल है, खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। राइट राइट। सो इट्स डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप, ईच एंड एवरी पर्सन, भले वो सेम ही एज का हो। राइट। ओके राज भाई, मज़ा आ रहा है? एकदम। क्यों आया आप पॉडकास्ट के लिए? इनवाइट किया इसलिए। राइट, जस्ट किडिंग इट। ओके, तो क्या सीखा आपने इन 7 सालों में अबाउट कंपनी एंड अबाउट द इंडस्ट्री एंड इंडिया की कंजम्पशन पॉपुलेशन के बारे में? पहले मैंने खुद क्या सीखा, तो मैंने सीखा कि जो पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, बहुत ये एटमॉस्फेयर में पढ़ा होते तो सबको ऐसा लगेगा कि यार बाहर जाके भी ऐसा ही होगा। लेकिन आप ही देख रहे हो कि जैसे ही लेफ्ट टर्न मारते हो तब ये हरियाली आती है, सीधा जाते हो तो हरियाली नहीं है। आप जो रोड से क्राउड से आते हो और फिर कॉलेज के कैंपस में आते हो, वही फील है एक्चुअल लाइफ में। मैं भी जब आपकी एज का था, जब कॉलेज में था, तो मेरे को भी ऐसा था कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जब रियलिटी में जाते हैं तो पिक्चर पूरा अलग है। स्पेशली जब आप खुद के बिजनेस में जाते हो, फैमिली बिजनेस में जाते हो, तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं। आपने जो सीखा है इधर कॉलेज में सीखा है, प्रोफेसर ने सिखाया है, वो सब फॉर्मूला उधर नहीं चलती। तो पहले तो समझना है कि उनको क्या चाहिए, उनका क्या नीड है टीम मेंबर में। लोगों को खाने से प्रॉब्लम है और काम पे भड़ास निकालते, तो पहले तो वो समझना पड़ेगा कि कैंटीन अच्छा करो। कैंटीन अच्छा होगा तो सामने कुछ प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो अनसेड कम्युनिकेशन है ना, कॉलेज में कोई नहीं सिखाता है, और वहाँ पे चालू अनसेड कम्युनिकेशन से ही होता है। कोई अपने को भाव नहीं देता अपनी कंपनी में, वैसा फील होगा जाने के बाद। तो ये सब सीखा बेसिकली 2-3 साल जाने के बाद। उसके बाद एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट चालू किया, क्योंकि डोमेस्टिक में न सेल्स में न ऑपरेशन में कोई घुसने को नहीं देता है। सब सीधा कंप्लेन कर देता है पापा को, ये आके ये बोल रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट चालू किया। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट चालू होने से क्या होता है, हर एक प्रोसेस में इन डिटेल सब लोग अलाउ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि डोमेस्टिक में 3 महीने का सेल्फ लाइफ है, एक्सपोर्ट में 1 साल का चाहिए। तो अभी ये डिफरेंस कैसे तोड़े? प्रोडक्ट तो वही है, टेस्ट वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, सब वही है। तो उसके लिए लोग ओपन होते हैं कि मैं बोलता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल जाके कि इसमें 3 साल लिखते हैं, अभी 1 साल करना है, क्या करेंगे? एक्सपोर्ट में चाहिए, वरना माल ही नहीं जाएगा। तो देन वो थोड़ा खुलते बताते हैं क्या होता है, तेल कैसे, इसमें 1 साल का सेल्फ लाइफ कैसा है, तो उसमें से इम्प्लीमेंट हो सके वैसा इम्प्लीमेंट करना होता है। पैकेजिंग चेंज करना पड़ता है, नाइट्रोजन फ्लशिंग का एडिशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर तब वो बताते। तो वैसे उसमें गया। उसके बाद कंप्लेंट मैनेजमेंट कि भाई पैकेट में से निकला है, फॉर एन एग्जांपल धागा निकला है छोटा, या पैकेट में से स्मेल आ रहा है, तो वो लेके प्लांट में जाते, तो तब तो जवाब देना ही पड़ता है। तो ऐसे मैंने एंटर किया, उन लोगों को समझा, उन लोगों की नीड क्या है, फिर वहाँ पे जो जो हो सकता है उनको दिया। फॉर एन एग्जांपल कैंटीन का इश्यू है, किसी को गर्मी बहुत हो रहा है, किसी को ड्रेस से प्रॉब्लम है, किसी का सीनियर उसको तंग करता है, किसी का कोई सुनता नहीं है, सीनियर है तो मेरा जूनियर नहीं सुनता है, तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं। जस्ट एडिंग लिटिल बिट, मुझे ऐसा लगता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू गेट इनटू द फैमिली बिजनेस, इज इट? ये ऐसा ही है कि एक गाड़ी आप खुद चालू करो, और एक ऐसा है कि 60 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर चढ़ना है। बिकॉज यू हैव टू कैरी ऑन फ्रॉम योर फादर और फैमिली बिजनेस, दे हैव बिल्ट अ बेस टिल 100 एंड देन यू हैव टू कैरी ऑन फ्रॉम 100. यस। सो ओके, गो ऑन. तो ये सब डिफिकल्ट में पहले तो क्वेश्चन ये था कि घुसना कैसे। तो कॉलेज का सब ज्ञान व्यान छोड़ दिया साइड में, पहले तो ये किया। उसके बाद एक ज्ञान का टुकड़ा लिया, दिखाया, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके फॉर्मूला में मोल्ड किया, घुसाया थोड़ा। सिस्टम नहीं था, प्रोफेशनल्स नहीं थे कंपनी में, तो वो सब ऐड किया, प्रोफेशनल्स लाए। क्यूसी डिपार्टमेंट नहीं था, क्यूसी डिपार्टमेंट खड़ा किया। तो क्यूसी क्या होता है लोगों को मालूम नहीं है, तो वो सब पहले अवेयर किया, फिर ऐड किया।
ट्रेनिंग डिपार्टमेंट नहीं था, तो ट्रेनिंग ऐड करवाया। तो ये सब किया। उसके बाद नागपुर प्लांट पे गया, क्योंकि नागपुर प्लांट नया था। कोरोना के बाद थोड़ा वहाँ पे भी दिक्कत था, तो कोरोना पूरा उधर रहा। वहाँ पे लोगों को सुना। वहाँ पे अच्छा ये था कि इधर से कोई लोग नहीं थे, तो वहाँ पे पूरी नई टीम थी। तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि ये नया बंदा आया है, उन लोगों को यही है कि भी इनका सब मानना है। तो वहाँ पे जो भी बता रहे थे उसका एडेप्टेशन बहुत फास्ट हुआ कंपेयर टू इधर। फिर वहाँ का डेमो इधर दिखाया कि देखो इधर ये हो रहा है, अभी आप करो। अच्छा, हाँ, रिवर्स करवाया। रिवर्स करवाया, राइट। देन लोगों को समझने लगा कि नहीं ये अच्छा है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो सीख गए, कल सुबह तो वो उसको मेरे सर के ऊपर बिठा देंगे। तो इधर के लोग भी अडेप्ट करने लगे। तो ये जर्नी रहा। फिर ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया कि क्रिस्टोस ब्रांड हमने लॉन्च किया चिप्स में। तो क्रिस्टोस यस, ओके, समझ सकते हैं क्रिस्टोस। तो क्रिस्टोस वाई एंड हाँ, तो क्रिस्टोस हमने लॉन्च किया क्योंकि चिप्स के मार्केट में इंडिया में कोई नेशनल ब्रांड वैसा नहीं था कि जो इंटरनेशनल टेस्ट प्रेजेंट करे। जो भी लोकल था तो वो मसाला चिप्स को बोलता है मसाला मस्ती, फिर मतलब देसी टेस्ट और देसी फ्लेवर्स थे। तो हमने क्या सोचा कि एक इसको लेस की कंपेयर में रखते, तो लोग जो यूथ है, बिकॉज वेफर चिप्स इटसेल्फ वेस्टर्न प्रोडक्ट, इट्स नॉट इंडियन प्रोडक्ट, वेस्टर्न स्नैक्स है। तो लोगों को इसका हुलिया भी वेस्टर्न चाहिए, देसी हुलिया नहीं चाहिए, राइट। तो हमने उसका हुलिया वेस्टर्नाइज किया। फ्लेवर्स मैक्सिकन चिली, अफ्रीकन मिंट, कोरियन बारबेक्यू, तो बेसिकली इंटरनेशनल पैलेट को ही रखा हमने। तो इससे काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला। लोगों का प्री कंसीव थॉट कि भाई गोपाल रूरल ब्रांड है वैसा निकल गया। राइट। तो लोगों को क्या था, आपके जैसे बाकी सबको भी ऐसा था कि गोपाल रूरल में ही चलता है। तो ये प्रोडक्ट का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ लोगों का। ब्रांड इमेज चेंज बिकॉज ऑफ दैट सिंगल प्रोडक्ट। लोग पूरा नहीं चेंज करते, लेकिन लोग ये देखते कि हाँ ये ब्रांड अभी कुछ नया कर रहा है, ये ब्रांड कुछ नया ला रहा है। फॉर एन एग्जांपल कि कोई पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी ईवी लॉन्च करे, तो कैसा लोगों को लगता है अच्छा नहीं ये चेंज कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेम फैक्टर में हमने ब्रांडिंग में ऐसा किया कि भाई एक क्रिस्टोस ब्रांड लॉन्च किया। फिर नूडल्स हमने ब्रांड नूडल्स शॉर्ट गो नाम से लॉन्च किया। फिर बोनोवा करके टोस्ट का ब्रांड लॉन्च किया। तो ऐसे हमने 3-4-5 ब्रांड लॉन्च किए जो नई प्रोडक्ट्स थे, हमारे लिए वो प्रोडक्ट नहीं थे। तो हमने पुराना पोर्टफोलियो ऐसा ही रखा, पहले नया पोर्टफोलियो नए अवतार में दिया। तो लोगों को गोपाल के दोनों प्रोडक्ट की आदत आ गई। अभी हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का हुलिया थोड़ा चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो नमकीन्स के जो पोर्टफोलियो है उसमें हम नया पैकेजिंग इनोवेशन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि एक पूरा मेकओवर हो जाए। और हमने क्रिस्टोस का अभी लास्ट सीजन में क्रिस्टोफर करके एक बंदा बनाया, मैस्कॉट बनाया, और उसके ऊपर पूरा टीवी एड और ये यूट्यूब में एड्स वगैरह हमने लॉन्च किया। तो उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। राइट। अच्छा भाई, आप बहुत इजी हो बात करने के लिए, सो लेट्स गो डीपर इनसाइड। फादर स्ट्रिक्ट है आपके? स्ट्रिक्ट कुछ टर्म्स में है, कुछ में नहीं। घर पे माहौल कैसा रहता है? बिजनेस की बात करते हैं पूरा दिन? बिजनेस की ही बात होती है, बाकी कोई बात होती है तो पापा को नींद आती है। अच्छा। तो उतना बिजनेस प्रो है, मतलब बिजनेस की बात करो तो आप रात के 2 भी कर सकते हो, लेकिन वरना 9 बजे सो जाते हैं। उसके अलावा कुछ बात होती है कि पापा नई गाड़ी लेनी है, सो जाते। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो ये घर में वो माहौल ही ऐसा है पूरा घर में। बिजनेस के लिए उनके लिए मेरे से ज़्यादा गोपाल उसका प्यारा बच्चा जैसा है। हाँ, तो उनकी बात करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया क्या करना है तो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। एक्टिव एट दिस एज आल्सो? 100%। अच्छा। तो क्या होता है, वो हाईली बिजनेस फोकस्ड पर्सन है, कम्प्लीटली। मतलब उसको
रात दिन सुबह सपने में वही आता है। सक्सेशन के वक्त माहौल कैसा था घर में? लाइक वन जनरेशन टू Yeah. तो क्या था कि पहले ह्यूमन नेचर है कि समझो कि उनके लिए गोपाल एक उनका बच्चा है। हम्म, जैसे हम छोटे थे तो हमको कैसे वो संभालते थे, वैसे उनके लिए वो ये बच्चा है। अभी वो किसी के हाथ में देना है हम्म, तो ट्रस्ट नहीं आता है। समझो कि कोई माँ को उसके बच्चे भले उनका ही बच्चा हो। हाँ, तो किसी को हैंड ओवर करना उसको डर लगता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं। तो वही सेकंड जनरेशन को बिजनेस में कोई भी चीज़ हैंड ओवर करने में डर लगता है। हम्म, तो क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी ट्रस्ट जीतना पड़ता है सेकंड जनरेशन को कि भाई देखो मैं छोटा है, आप काम दो मैं कर दूंगा। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है, तब वो आता है नहीं नहीं ये कर पाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल सेट करो, फिर तीसरा करो, वैसे 5-6 एग्जाम्पल सेट होने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अभी ये पूरा ले सकता है। हम्म, तो आई थिंक ये आइडियल प्रोसेस है। और ऐसे ही होगा, कोई पिता उसका बिजनेस उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी इसे फटाक से नहीं देगा। हम्म। तो ये आई थिंक 99% फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ये इशू है ही सब जगह पे। Because lot of viewers will be the one will be taking over this the second generation business. So ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू डिस्कस विथ यू। नॉर्मली क्या होता है, सेकंड जनरेशन पढ़ के आती है तो एक थोड़ा हवा होता है, टू बी फ्रैंक, कि भाई मैंने तो ये डिग्री किया है, वो किया है, वहाँ पे ये पढ़ाया था। अभी वो कोरिलेट करना पड़ता है एक्चुअल सिचुएशन के साथ। अभी वो किए बिना कल से ये चालू कर दो प्लांट में या ऑफिस में ये चालू कर दो, ये करना लगो। जो बंदा उधर 20 साल से है, आपके पापा के साथ 20 साल से है, उसको आप सीधा बोलना चालू करो तो ईगो तो हट हो गई। उसको भी होगा, पापा को भी होगा कि बोल दे भाई बैठ जा साइड में। तो पहले तो अब छोटा टास्क लो, मजदूर के साथ नीचे बैठने की हिम्मत रखो, वो वहाँ से चालू करो। पियून है तो पहले पियून के साथ बैठो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। सीधा बॉस चेयर पे आके मत बैठो, वरना काम बिगड़ने वाला है, नहीं होगा 100%। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे पहले ट्रस्ट लो, और उनका मत लो डायरेक्ट, उनके नीचे जो बंदे हैं उनका लो। तो वो बॉटम अप अप्रोच। यस, बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो वो ट्रस्ट जिसे आएगा तो फिर ऊपर का इजी हो जाएगा। राइट। आप इतने सिंपल कैसे हो? मतलब ईगो नहीं आया कि इतनी बड़ी कंपनी का हैंडलिंग मेरे को आगे जाके संभालना है? तो हाउ डिड यू स्टेड ऐसे? मतलब अभी भी आप बात कर रहे हो तो लग नहीं रहा कि आप CEO हो गोपाल स्नैक्स के। वो अपब्रिंगिंग है फैमिली में? 100% अपब्रिंगिंग ही है। समझो कि मैं स्कूल में था तो मेरे को भी बजट दिया गया था कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। पहले तो पैसे की अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि वो जब नहीं होती है तब बाकी का उसका बाय प्रोडक्ट है। राइट। वो जिसको होती है ना उसका मेरे ख्याल से ईगो बहुत, या जो भी है डाउन टू अर्थ या जो भी आप बोलो, वो कम रहता है। और जो है अपने पास उसका वैल्यू करना बहुत ज़रूरी। और दूसरा ये है कि प्रॉफिट या पैसे कोई भी बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। बिजनेस करोगे तो वो आएगा। नॉर्मली 99.99.9% उसको वही रिजल्ट लेते कि दिस इज़ द रिजल्ट। पैसा रिजल्ट नहीं है, सक्सेस रिजल्ट नहीं है। वो तो आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। अभी वो जिसके पास आता है तो उसको ईगो आ जाता है कि भाई देखो मैंने तो ये कर दिखाया है, मैंने तो ये कर दिखाया है, वो कर दिखाया है। मैंने पहले ही बोला कि इसमें लक का रोल है। तो जब कोई बंदा वो समझता नहीं है कि इसमें लक का रोल है, तब तक उसको ईगो आएगा। वो मेरे को पहले से ही मालूम है कि इसमें लक का रोल बहुत है। तो पहले बंदे को समझना चाहिए कि इसमें तुम्हारा 50% ही रोल है, 50% लक का रोल है। तो वो मैंने बहुत समझ लिया अच्छे से कि भाई 2 जन मेहनत कर रहे हैं, सेम कैपेबिलिटी है सब है, लेकिन एक को सफलता मिलती है, एक को नहीं मिलती है।
तो इसमें 100% लग गया। एक का नसीब अच्छा था तो मिला उसको। अभी दूसरा मैं गीता भी फॉलो करता हूँ थोड़ा, तो कर्म क्या है, आपको भगवान ने कुछ ताकत दी है तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, ना कि मिसयूज़ करना है। तो वो सब मैं समझता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट ही सारा है, तो मैं उस सब से सीखता हूँ। बेसिकली मैं आज भी तरह के मेरे को कभी भी नहीं लगता मेरे को सब आ गया। मैं वापस यही कॉलेज में जाके बैठ के लेक्चर देख सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नहीं सीखा कुछ, अभी मिल जाएगा तो काम आएगा बेसिकली। तो ये क्या है कि ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा है, जो भी सक्सेस मिला है। और मेरे को ये दिखता है कि 5,000 करोड़ या जो भी कंपनी में अगर हवा आती है तो बिल गेट्स को, उनको तो हवा में ही रहना चाहिए। राइट। तो वो बिल गेट्स हो गया, रतन टाटा हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन है जो बहुत सिंपल है। क्यों है? क्योंकि उसके पास और बहुत सारे टारगेट है लाइफ में। यू फॉलो देम? नॉट डीपली बट आई नो देयर फिलोसॉफी, हाउ दे वर्क, हाउ दे लुक टू द थिंग्स, टू द वर्ल्ड। आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा फैक्टर मेरे को गीता से आता है, क्योंकि उसमें सबको मालूम है कि ये बंदा मर जाता है। हम तो काफ़ी अंतिम यात्रा देखते हैं तो कुछ लेके नहीं जाने वाला अंतिम यात्रा में। बॉडी अपने सामने जल जाती है, तो मालूम है कि ये सब तो इधर ही रहने वाला है। राइट। तो कभी कभी वो हर समय में दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब आता है तब वापस वो ईगो आता है ना थोड़ा थोड़ा, तो भी नीचे आ जाता है। तो वो मैं रिफ़र करता रहता हूँ। और क्या है कि वो कंट्रोल करता है आपको ग्राउंड टू अर्थ रखने में। यू सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद ही कोई देख पाए। इसलिए हमने पहले बात की थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द शो कि द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी इन द कोर्सेज, राइट? आपकी MBA डिग्री आप व्हेन डिड यू गॉट योर MBA डिग्री? इन 17 एंड बेसिकली 7 साल हो गए। क्या MBA की लर्निंग्स जो आपने उस वक्त पढ़ा तो आपको अभी काम लग रही है इन बिजनेस? डायरेक्ट लर्निंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है कोई भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन उसमें भी इंसाइट्स मिलती है। तो इंसाइट्स बहुत यूज़ होती है। फॉर एन एग्जांपल, हमको कॉलेज में बताया था कि आप कोई भी नया कंपनी में ऑर्गोनोग्राम होना चाहिए कि ये बंदा है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। तो वो ऐसा इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा। रीज़न क्या है वो फॉलो करने का? आज मालूम पड़ता है कि जब कोई एक छोटी चीज़ है कि उधर पानी निकल रहा है, कंपनी में तो सब कुछ होता है, वो बंदा प्लम्बर फ़ोन करेगा या डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र फ़ोन करेगा, सर इधर पानी निकल रहा है। उसके बाद एक जगह पे कोई यूनियन बनाया है तो वापस फ़ोन करेगा, सर यूनियन बनाया है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ी नहीं उतरने फ़ोन करेगा। तो समझो 3500 लोग काम करो, 3500 लोग फ़ोन उठा के आपको फ़ोन करे तो आपका लाइफ ब्लंडर हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्गोनोग्राम का इन्वेंशन किसी ने किया है कि भाई स्टेप बाय स्टेप करो, तो आपके पास फिल्टर्ड होके इन्फॉर्मेशन आएगा, उनकी उतनी जवाबदारी रहेगी। तो ये प्रैक्टिकल में आया तब मालूम पड़ा कि इसका अनसेड रीज़न क्या है। कि आप फ्री रहोगे तो नया काम कर पाओगे, तो उसके लिए ऑर्गोनोग्राम ज़रूरत है कंपनी के अंदर। तो ऐसा काम आता है, डायरेक्ट नहीं आता कि चलो ये लो है इधर लगा दिया तो काम हो गया, वैसा डायरेक्ट नहीं है। मान लो आप अभी हमारी एज के होते हैं 22, 23, आप अभी MBA करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ एक्सपीरियंस ही सिखाएगी और कुछ चीज़ MBA में ही सिखाते हैं। क्योंकि क्या है कि वो जो नॉलेज मिलता है, तो उन लोगों ने जो भी बनाया है काफ़ी मिस्टेक कर करके कुछ थियरम्स बनाया है, कोई एग्जांपल सेट किया है, तो वो हमको क्यों करना है वापस। तो उतना तो ज्ञान ले लो कि वो मिस्टेक हम वापस ना करें। राइट। भी क्या करोगे इतनी वेल्थ का? बिकॉज वी आर द वेल्थ क्लब, तो वो एस्पेक्ट भी हमको थोड़ा लाना पड़ेगा। पहले तो वो ये वेल्थ एक्सेसिबल नहीं है।
ये तो जब बेचने जाएंगे हम्म, तब मिलेगा हम्म, जो भी वैल्यूएशन है। हम्म। तो वो तो क्या है कि कोई लेने वाला सामने चाहिए। और मेरा बेसिकली आप कैसे देखते हो, दैट वी वांट टू नो। सही, ये तो आईपीओ आया इसलिए ये जनरेट जो भी पैसा करने के लिए अनलॉक करना पड़ता है। वरना तो क्या है कि आपका डे टू डे लाइफ है वो तो सेम ही रहने वाला है, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ। हमको भी सैलरी कंपनी देती है क्योंकि हम तो अभी सैलराइज्ड पर्सन हो गए। राइट। तो सैलरी से ही होना है। मेरे वेल्थ जो है 5,000 करोड़ जो भी अपलिफ्ट शेयर मार्केट के मुताबिक होता है वो तो कंपनी का वैल्यूएशन है, उसकी कीमत है। समझो कि आपके पास 30 लैंड के टुकड़े पड़े हैं, सब 1-1 करोड़ के, तो 30 करोड़ के। तो आप 30 करोड़ के मालिक हो, लेकिन 30 करोड़ आज कल चाहिए, इन कैश नहीं होगा ना, कैश में नहीं है। कैश में नहीं है। तो जिसके पास कैश में होते हैं उसको ज़्यादा फील होता है, रोज़ कैश फ्लो देख रहा है वो ज़्यादा फील होता है। इसमें तो क्या एक वैल्यूएशन है कि कभी भी आप इसको बेच के इतना आपको मिल सकता है। तो ये है, एज सच लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बाई प्रोडक्ट है, जैसे ही बोला, ये आईपीओ का बाई प्रोडक्ट है, पैसा है वो धंधे का बाई प्रोडक्ट है, वो तो रहेगा। आपको कितना यूटिलाइज करना है, आपको कितना रखना है, उसके ऊपर है। क्या विजन है अभी आगे 10-15 साल में आपका एंड कंपनी का, दोनों का? कंपनी का एंड तो होता नहीं है सच, बट हम जो किचन डू में थिंक लाइक दिस कि अभी हम ये स्टेज पे है, अगले 15 साल में वी कंसेप्चुअलाइज और विजुअलाइज कि हमको ये स्टेज में पहुंचना है। सो हाउ डू यू गो ऑन, ये प्रोसेस कैसे होती है? एंड आप टीम में सबको कैसे इंटैक्ट रखते हो? नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग टर्म 15 साल का तो विज़न नहीं होता है, और होगा तो भी पॉसिबल नहीं है कि वही होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, वैसी मेहनत कर सकते हैं, बट रिजल्ट अगेन इट्स नॉट फिक्स्ड। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स है, फॉर एन एग्जांपल अभी हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रॉ मटेरियल का क्लीनिंग, फिर चने का दाल, मूंग दाल, जो भी कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स है उसका पैकिंग करके मार्केट में लाने वाले। तो इसका प्रोजेक्ट 2 साल का 3 साल का रहता है, ये प्लांट डालने से लेके एग्जीक्यूशन तक। सेम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मार्केट में से क्या डिमांड आ रहा है उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कस्टमर को पैकेजिंग में क्या चाहिए उसके प्रोजेक्ट। तो वैसे 25-50 प्रोजेक्ट इकट्ठा होते हैं, उसके ऊपर के आगे के 2 साल 3 साल डेवलप होते हैं। मेरे को डिसाइड तो करना है कि 5 साल में ये करना है, लेकिन बॉटम लेवल पे ये क्लियर होगा टाइम टू टाइम तो मैं उधर पहुंच पाऊंगा। तो हमको तो क्या है कि इंडिया के जितने भी गांव है वहाँ पे पहुंचना है, और इंडिया के ओके इंडिया के जितने भी गांव है वहाँ तक कैसे पहुंच पाएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करते जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक जाएंगे, वहाँ पे हम एप्लीकेशन से धंधा करेंगे। अभी हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो 5 बड़े यूनिट डालेंगे और छोटे छोटे 20 यूनिट आएंगे जिसमें हम रो स्नैक पैलेट्स बनाते हैं। तो उसका जो फ्राइड है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन इश्यू। वाटका जो आप बोलते हो, पोंगा बोलते हो, तो उसके लिए छोटे छोटे प्लांट्स लगाएंगे। बाकी जो भी मर्जर और एक्विजिशन के जो भी मिलेंगे अच्छे प्रोपोजिशन, तो उसको हम डेवलप करते जाएंगे। तो यही सिनारियो है। मेन क्या है कि ऐसा FMCG ब्रांड बनना है जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स उसके कस्टमर को दे पाए, यही एंड गोल है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इंडिया ख़त्म होगा तो ग्लोबल तो है ही, पूरी दुनिया को ओपन है, तो सबके लिए यही प्रोसेस है। अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यही प्रोडक्ट्स इंडिया में जो बनता है वही जाते हैं, जहाँ पे गुजराती इंडियंस लोग हैं वो सब कंट्री में सब रीजन में जाते हैं, तो वहाँ पे फिर दूसरे प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। हम जब भी घूमने जाए, कहीं पे भी जाए,
तो हाईएस्ट पॉपुलेशन हमको गुजराती ही मिलती है, एंड उनके साथ गुजराती स्नैक्स कुछ हो ना हो, गुजराती स्नैक्स तो होते ही होते हैं. नॉट इन जस्ट इंडिया बट आउट ऑफ भी आप कहीं पे भी जाओ तो यू सी द एसेंस ऑफ गुजराती, एंड हमको घर वाली वो फीलिंग आ जाती है. एंड ये सेम फीलिंग हमको गोपाल से भी आती है. तो आप वो फीलिंग से कनेक्ट कैसे कर पाए कंज्यूमर से? तो हमारे जो दादाजी थे ना, उसने ऐसा बताया था कि जो हम घर में खाते ना वही खिलाते. हमारा स्लोगन है कि जो हम खाते वही खिलाते. तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम ऐसा सोचते कि अगर यही प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी कंजप्शन रहा, कि समझो कि हमने टोस्ट लिए तो हम दूसरे कोई टोस्ट नहीं लेंगे, यही लेंगे, तो क्या मैं वो खा पाऊँगा जब भी टोस्ट मेरे घर पे आएगा? क्या मैं ये गाठिया खा पाऊँगा? क्या मैं ये चिप्स खा पाऊँगा? तो वही सोच से हम प्रोडक्ट बनाते हैं. तो उसमें फ्लेवर एनहांसर, एडिटिव्स, फिर सेल्फ लाइफ बढ़ाने के केमिकल्स वो हम नहीं डालते. आप कंपेयर करना है तो पैकेट के पीछे लिखा होगा, तो हमारे प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा कभी भी आपको. कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसमें नेचुरल या नेचुरल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं यूज़ करते. तो ये सालों से कर रहे, इसलिए आज सब कस्टमर को भी ऐसा फील होता है कि गोपाल की प्रोडक्ट खाते हैं तो ऐसा लगता है घर पे बनाया है या नज़दीक का टेस्ट लगता है. वेर दूसरी ब्रांड के लोगे तो अगर समझो कि कोई प्रोडक्ट आपने कौन का या ले लिया तो घर पे बनाने का इमेजिन ही नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि उसके अंदर इतने फ्लेवर्स है, इन्हांसर है, इमल्सीफायर है, उसको फिर क्या कुछ करना पड़ता है उसको टेस्टी रखने के लिए. तो हम वो नहीं करते. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, हम सप्लायर भी होते तो उसको बोल दे भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को भले महंगा पड़ेगा लेकिन सब नेचुरल आइडेंटिकल ही ला दो, फ्लेवर एनहांसर हमको नहीं चाहिए. तो वो हमारा यूएसपी. हम वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें 100% हमारा थॉट रहता है कि यही पैरामीटर फॉलो किया जाए. समवॉट लाइक ऑर्गेनिक, not organic but natural. Organic is completely different world. Do you watch sports? Not that much. Okay. Because these days sports is completely not organic basically. अच्छा, क्यों? ये वो पूरा प्री डिसाइडेड होता है. मतलब कौन से स्पोर्ट की बात कर रहे हैं आप? यू नो एवरी स्पोर्ट्स. तो वो प्री डिसाइडेड हो गया है. परफॉर्मेंस आप जज कर पाते हो और फ्लक्चुएशन इतना होता है, तो फिर कोई रहा नहीं उतना एंगेजिंग या नेचुरल. तो वैसा ही हो गया है. तो अभी आई डोंट फॉलो स्पोर्ट्स एज मच. आप लोग ने WPL भी स्पॉन्सर किया हुआ है? किया था. कितने पैसे लगते हैं उसमें? 1.5-2 करोड़ लगा होगा स्पॉन्सरशिप में. ओके, फॉर वो लोगों के लिए. यस. क्या पर्क्स मिलता है आपको? एक तो टिकट मिलती है जाने के लिए. दूसरा जो भी प्लेयर्स है वो कुछ बाइट्स देते हैं प्रोडक्ट के साथ. वो WPL का पहला सीजन था. फर्स्ट सीजन बैक इन 2022 या और 20. ओके. अभी सेकंड खत्म हो गया, अभी थर्ड आएगा. तो पहला सीजन था, हमको भी करना था और उनके पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी. तो हमने 3 स्पॉट लिए थे. ट्राउज़र लिया था, जर्सी लिया था और एक चीयर लीडर्स का स्पॉट लिया था. तो डील अच्छा था. लेकिन ये क्या है कि ये गाड़ी लेने जैसा है. गाड़ी तो ले लिया, अभी चलाओगे नहीं तो यूज़ नहीं है. तो नॉर्मली सब ब्रांड्स क्या करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज में ट्रिप में बेचती है, टिकट में लेके जाती है, प्लेयर को मिलवाती है. तो हमारा वैसा कुछ सच प्लान नहीं था. तो ये सब बेनिफिट अटैच इसके साथ आता है कि आपको हर एक मैच में टिकट मिलेगा. वो भी वो प्रीमियम स्लॉट पे जहाँ पे प्लेयर के भी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे ही आके देखते हैं. फिर वहाँ पे खाना रहता है अच्छा, मतलब मस्त एकदम फंक्शन में गए वैसा फील आता है. नॉर्मल नहीं है कि आप
ऐसे छोटी सी सीट में बैठ जाओ, वैसा नहीं है, उधर अच्छा रहता है। तो वो एक बेनिफिट है। प्लेयर के साथ वीडियो मिल जाता है, जर्सीज ऑटोग्राफ वाली जो भी मिलती है, तो वो सब फायदे मिलते इस ब्रांड रिकग्निशन मिलता है, वो तो बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि जितने भी लोग देखेंगे तो वो सब ब्रांड को देखेंगे, उसके फोटोज सब मैगजीन में जाएंगे, न्यूज़पेपर में जाएंगे, तो ये सब बेनिफिट तो मिलता ही है। ये उसके अलावा हमको कंपनी को क्या मिलता है, डायरेक्ट टेंजिबल बेनिफिट बोले तो। क्या प्लान है IPL 2025 के? IPL में IPL में तो भी नहीं है, नहीं अभी कुछ नहीं है। अच्छा, राइट। ओके राज भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करते हुए। थैंक यू। आप बहुत ही रॉ, बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्जेशन हुई, लाइक दिस वन। थैंक यू सो मच।